हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से एक न्यू टॉपिक को लेकर के आए हैं और ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में मैं बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, वो रहेगा ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि वाहन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी क्वेश्चंस एवरी ईयर, हर साल जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं इसको बता दूं शॉर्ट में। इस ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन जो चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ये ऑलरेडी मैंने एक डायग्राम इस पे बनाया है और ये है ह्यूमन हार्ट, जो कि आप लोग को अच्छे से ये याद होगा। और ये ह्यूमन हार्ट हमारा जो पंपिंग ऑर्गन है उसको कहते हैं। तो इसमें इस चैप्टर में जो क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर से है। और ये चैप्टर आपको दो ट्रांसपोर्टेशन आप पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, वो होगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में परिवहन कैसे होता है प्लांट्स में। और दूसरा हम लोग देखेंगे एनिमल्स में। ओके, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। और प्लांट्स में जो क्वेश्चन होंगे प्लांट से रिलेटेड, वो उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ विथ ऑप्शन। ऑप्शन भी रहेगा इसमें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन आता है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, कैसे होता है, तो आपको पता होगा कि क्लास 9th में भी आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है, उत्तक चैप्टर पढ़ा है। उसमें आप पढ़े होंगे संवहन उत्तक, जो कि पौधों में संवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। वो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो आपका क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। ऑप्शन रहेगा जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने क्या बताया कि पौधों में जो संवहन उत्तक होता है वो दो होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। दोनों का काम है ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन यहां आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि पौधों में भोजन का स्थानांतरण किससे होगा। तो भोजन का स्थानांतरण आप हमेशा याद रखेंगे, भोजन का स्थानांतरण प्लांट्स में जो होगा वो फ्लोएम के द्वारा होता है। हमेशा किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। इस नाम को आपको याद रखना है। फ्लोएम, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, इसको फ्लोएम ही कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में खनिज पदार्थों का परिवहन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है। पौधों में खनिज पदार्थों का परिवहन, तो खनिज पदार्थ और वाटर, जल और खनिज पदार्थ का जो परिवहन होगा पौधों में, वो आपको किससे होगा? तो जाइलम के द्वारा होगा। ऑप्शन रहेगा फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, फ्लोएम तथा जाइलम द्वारा, इनमें से कोई नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो जाइलम आपको याद रखना है। ओके, तो देखिए जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम एंड जाइलम, ये दोनों कहलाते हैं संवहन उत्तक। क्या कहलाते हैं? संवहन उत्तक कहलाते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम का काम क्या है कि जड़ से, यानी कि जो प्लांट्स के जो जड़ होते हैं, यहां देखेंगे जो जड़ होते हैं प्लांट्स के, वहां से ये क्या करते हैं, इसमें रूट हेयर्स होते हैं, ये रूट हेयर्स ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल्स को, और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, यानी कि जाइलम के द्वारा होता है। और फ्लोएम जो है पत्तियों में बनी, जो लीफ में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, फूड जो बनता है, उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं प्लांट के होल बॉडी में। ये दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ऑल्टरनेटिवली जो है आप देखेंगे बार बार ये पूछता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। ये भी क्वेश्चन आया है एग्जाम में। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। इट मीन्स आप देखेंगे यहां पे कि जैसे ये प्लांट है और ये लीफ है।
तो लीफ में जो फ्लोएम फ्लोएम तो स्टेम में भी मौजूद होते हैं। तो लीफ में फूड बना, यानी कि भोजन का निर्माण यहाँ पे हो गया। प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस, जो कि आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं। और ये कह रहा है कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो कैसे होता है? सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर होगा क्या? यहां पे अगर बन रहा है तो यहां से ऊपर जाएगा, या दूसरा ऑप्शन है सिर्फ नीचे की ओर होगा या सिर्फ नीचे की ओर होगा, ऊपर तथा नीचे दोनों दिशाओं में होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, या सभी दिशाओं में होगा। इसमें होगा तो ऑप्शन क्या होगा? सभी दिशाओं में। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे लीफ बन रहा है तो इसके ऊपर वाले पार्ट को ही मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसके आसपास जितने भी पार्ट्स होंगे प्लांट के, उन सभी में फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है, भोजन का परिवहन फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। यानी कि फ्लोएम उत्तक के द्वारा प्लांट्स के पौधों के सभी भागों में भोजन का स्थानांतरण किया जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी, या आपके एग्जाम में जो भी ऑप्शन आएगा ABC में, जिसमें ये लिखी होगी बातें कि सभी दिशाओं में होती है, तो सभी दिशाओं में आप आंसर को टिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कशेरुकी जंतुओं में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया, कशेरुकी 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 का मतलब होता है वर्टिब्रेट्स। क्या होता है? तो कशेरुकी का मतलब होता है वर्टिब्रेट्स। आप देखें तो वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनको कहते हैं कशेरुकी। तो इनमें जो है भोजन का, कह रहा है क्वेश्चन कि कशेरुकी जंतुओं में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? हीमोग्लोबिन द्वारा, क्लोरोफिल द्वारा, हीमोमाइसिन द्वारा, रुधिर वाहिनियों द्वारा। तो ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन को ट्रैप करने का काम करता है हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में वो एबिलिटी होती है, जो गुण पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को ट्रैप करके और पूरे शरीर में वो लेके चला जाता है। तो हीमोग्लोबिन याद रखेंगे, ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। कशेरुकी, जितने भी कशेरुकी जंतु होते हैं, यानी कि वर्टिब्रेट, जिसमें बैकबोन पाया जाएगा, उन सभी को वर्टिब्रेट कहते हैं, जिनमें हड्डी का ढांचा पाया जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल से पचे हुए भोजन का परिवहन होता है। मनुष्य के आहार नाल से पचे हुए भोजन का परिवहन होता है। अब देखिए, मनुष्य का आहार नाल है, उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उस सिस्टम में जो भोजन पच जाता है उसका परिवहन किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा, लसिका द्वारा, उत्तक द्रव द्वारा, रुधिर एवं लसिका द्वारा। तो किसके द्वारा होगा? सिंपल है, रुधिर एवं लसिका के द्वारा इसका जो है परिवहन होता है। हमारे जो बॉडी है उसमें ब्लड और लिम्फ दोनों ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप देखेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का ऑक्सीजनीकरण होता है। रुधिर का ऑक्सीजनीकरण होता है। इट मीन्स ये कह रहा है कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजिनेटेड ऑक्सीजिनेटेड कब होगा? ऑक्सीजिनेटेड कब होगा? इट मीन्स कि ऑक्सीजन से जब ब्लड मिल जाएगा और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगा तो ऑक्सीजिनेटेड ब्लड कहलाता है, और वो कहलाता है रुधिर का ऑक्सीजनीकरण। तो ऑक्सीजनीकरण, रुधिर का ऑक्सीजनीकरण कब होता है, कहां होता है? हृदय में होता है, फेफड़ों में होता है, यकृत में होता है, वृक्क में होता है। किस में होता है? तो ऑप्शन इसका क्या होगा? फेफड़ा, लंग्स। लंग्स में जो है वो ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड। क्योंकि हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन, ये नाक जो है नेसल चैम्बर के थ्रू हमारे किसमें जाता है? लंग्स में जाता है। प्रीवियस चैप्टर में मैंने बताया था, वहां पे कोशिकाएं होती हैं और उसी कोशिकाओं में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन का वहां पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है। हीमोग्लोबिन उसको ट्रैप करता है और ट्रैप करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बना लेता है। तो लंग्स में, ना कि
हार्ट में, तो लंग्स इसका आंसर हो जाएगा फेफड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। चलिए एक प्लांट से क्वेश्चन है ये कि पौधे जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। अभी जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो रूट्स होते हैं, आप देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझिए, या उससे पहले ऑप्शन में आप लोगों को ऑप्शन बता दूं, आप कमेंट बॉक्स में जो है आप आंसर अपना दे सकते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है पौधे जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। ऑप्शन ए है जड़ द्वारा बाय रूट्स, मूल रोम के द्वारा बाय रूट हेयर्स, मुख जड़ के द्वारा बाय टैप रूट सिस्टम, इन सभी के द्वारा ऑल ऑफ देम। तो इसमें आप देखेंगे तो क्या होना चाहिए, आप आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए मैं बता दूं इसमें कि जो ये टैप रूट होता है, ये मेन रूट का पार्ट होता है। यहाँ पे देखेंगे ए सेलुलर स्ट्रक्चर जो होगा, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर जो होगा, यहाँ पे एक ही कोशिका का बना होता है, ये इसको कहते हैं मूल रोम यानी कि रूट हेयर्स, और इसी से जो है वो पौधे जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, यानी कि मूल रोम के द्वारा, रूट हेयर्स के द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आप लोग आंसर दे सकते हैं। जीवों की कोशिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है। जीवों की कोशिकाओं में गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन है विसरण विधि के द्वारा, परिसरण विधि के द्वारा, दोनों विधियों के द्वारा, इनमें से किसी भी विधि के द्वारा नहीं होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है जीवों की कोशिकाओं में गैसों का आदान प्रदान, इट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन लिविंग सेल। तो लिविंग सेल यानी कि सेल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो वो होता है कौन सा, यस डिफ्यूजन, यानी कि डिफ्यूजन, विसरण विधि के द्वारा, डिफ्यूजन ही है इसका आंसर, विसरण विधि के द्वारा होता है। ये मैंने पहले भी अभी प्रीवियस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलिए तो ये इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को कहते हैं। तो लीफ में, आइए यहां पे इसको मैं बता दूं कि पौधों की पत्तियों में पाई जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को कहते हैं, क्या कहते हैं, लेंटिफिल्स कहते हैं, एस्टोमेटा कहते हैं, दोनों कहते हैं, एस्ट्रोमा कहते हैं। तो सिंपल है, पत्तियों के जो जितने भी लीव्स होते हैं उनमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको कहा जाता है एस्टोमेटा, और उसी से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होते हैं प्लांट्स में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवशोषित जल का उपयोग होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑलरेडी आपको पहले से पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो इसमें जो है वो प्रोसेस होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, और उस पे सनलाइट मिलते हैं, उसके बाद क्लोरोफिल, पर्णहरित जिसको पर्णहरित कहा जाता है, और तब जाकर के C6H12O6 का निर्माण होता है। तो ये ग्लूकोज बनता है और ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वाटर एंड क्लोरोफिल, सनलाइट के प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अवशोषित जल, जो जल लिया जाता है, जो वाटर लिया जाता है जड़ के द्वारा, रूट के द्वारा, उस जल का उपयोग होता है। कितना प्रतिशत जल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोग होता है। ऑप्शन है 100%, 100%, 50%, 1% एंड 0.1%। तो कितने परसेंट होगा इसका, ओनली 1% ही प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब करता है, उसका यूज कर पाता है। ओके, बाकी जो जितने भी जो वाटर होते हैं वो आगे आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ट्रांसपीरेशन में वो यूज हो जाता है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू बाहर चले जाते हैं बहुत सारे जो वाटर हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षों द्वारा प्राप्त लकड़ियों में मुख्य रूप से होते हैं।
तो वृक्ष यानी कि प्लांट, जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसको जब आप काटोगे तो उसमें उससे जो लकड़ियां जो इकट्ठा किए जाते हैं उनमें मुख्यतः क्या पाया जाता है उन लकड़ियों में? तो ऑप्शन है आपका जाइलम ट्रैकिट्स, जाइलम वाहिकाएं, चलनी नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं। तो उसमें क्या पाए जाएंगे? सिंपल है, जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वेसल्स जो हैं उसमें मौजूद होते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोएम के भीतर भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। अब फ्लोएम के भीतर यानी कि फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फूड का, परिसरण क्रिया के द्वारा, विसरण क्रिया के द्वारा, सक्रिय परिवहन की क्रिया के द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो फ्लोएम है और फ्लोएम किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है? तो फूड का कर रहा है। तो ऑलरेडी फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए सक्रिय परिवहन की क्रिया के द्वारा इसका आंसर होगा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हेल्प करता है भोजन को ट्रांसपोर्ट करने में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुफ्फुसीय धमनी में बहने वाले रुधिर होते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड हिंदी में थोड़ा सा टिपिकल वर्ड होगा। एक्चुअली अभी एग्जाम जो भी अभी एग्जाम आ रहे हैं, अभी आप लोग के 10th के जो एग्जाम है तो उसमें ये भी लिखा आ सकता है, फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा होता है, फेफड़ा। ओके, तो फुफ्फुसीय धमनी में बहने वाले रुधिर होते हैं, फुफ्फुसीय धमनी में बहने वाले रुधिर होते हैं। चलिए अब इस डायग्राम का मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि यहाँ पे फुफ्फुस धमनी कौन सा है। ओके, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं अब एक्सप्लेन कर दूं, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएंगे, अभी जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डील करेंगे वो सभी हार्ट से रिलेटेड होगा, और जो भी प्लांट्स के क्वेश्चन आएंगे दोनों इसमें मिक्स है। इस परिवहन में, परिवहन चैप्टर में उसको वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बताने से पहले जो है वो मैं आपको हार्ट के डायग्राम को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं। तो ये है ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट है यहाँ पे। ह्यूमन हार्ट को कहते हैं, जो बायोलॉजिकल टर्म जो होता है साइंटिफिक टर्म में कार्डियो बोलते हैं। इसलिए आप सुने होंगे जो भी डॉक्टर बनते हैं हार्ट से स्पेशलिस्ट जो होते हैं उनको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, इसलिए स्टडी ऑफ हार्ट कहलाता है कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी अब देखेंगे यहाँ पे ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट हम लोग का जो हार्ट होता है वो फिस्ट अपनी अपनी अगर आप मुट्ठी को बांधते हो, इस मुट्ठी को जितनी जोर से बांधोगे इसी शेप का हमारा हार्ट होता है, जो कि लेफ्ट साइड में थोरेसिक रीजन में यानी कि वक्ष गुहा में उपस्थित होता है, सिचुएटेड होता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड में होता है हार्ट यहाँ पे। तो देखेंगे इसको, तो ह्यूमन हार्ट हम लोग का जो हार्ट होता है सबसे पहले 4 चैम्बर्ड होते हैं, 4 जो है वह बटा होता है, 4 चैम्बर में यहाँ पे बटा होता है। ओके, क्वेश्चन को भी इसके साथ हम लोग कोरिलेट करेंगे, जो क्वेश्चन इसमें जो आ रहा है उस क्वेश्चन को भी हम लोग कोरिलेट भी करेंगे, और इसके साथ साथ मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो 4 चैम्बर में, 4 कोष्ठों में ये डिवाइडेड होता है। देखिए मैं सबका हिंदी में मैं बता दूंगा नाम, किसका क्या लिखा हुआ, ऑलरेडी इंग्लिश में मैंने लिखा है यहाँ पे, आपको उसका हिंदी भी मैं बताऊंगा। तो 4 कोष्ठ, चैम्बर का हिंदी होता है कोष्ठक, यानी कि 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। देखें तो राइट लेफ्ट, पहला हो गया ये राइट पार्ट, आप देखिए इसको राइट लिखेंगे, राइट यानी कि दायां, और इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा लेफ्ट साइड। ओके, तो ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड हो गया। तो पहला जो कोष्ठक जो अपर साइड में ऊपर की ओर जो 2 कोष्ठक होंगे उसको कहते हैं अलिंद कहते हैं, यानी कि आर्ट्रियम, इंग्लिश में आर्ट्रियम, मैंने यहां लिखा है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, यानी कि दायां अलिंद और बायां अलिंद, 2 अलिंद हो जाते हैं यहाँ पे, आप देखेंगे। और इसके नीचे वाले को कहते हैं नीलय, यानी कि वेंट्रिकल। तो उसी तरह राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, 2 नीलय और 2 अलिंद मिलकर के 4 कोष्ठक 4 चैम्बर्ड हार्ट ह्यूमन बीइंग में होते हैं। ये क्यों होते हैं, 4 कोष्ठक क्यों होते हैं?
तो ब्रीफ में मैं इसको बता दूं, इसका एक वीडियो मैं अलग से कंप्लीट एक्सप्लेन करके मैं इसका एक वीडियो मैं डालूंगा ह्यूमन हार्ट का, और उससे रिलेटेड जो भी जो टर्म होंगे उसका एक काफी एक्सप्लेन करके मैं इसको बता दूंगा। अभी शॉर्ट में आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी पढ़ लेता हूँ। फुफ्फुसीय धमनी में बहने वाले रुधिर होते हैं, यानी कि कह रहा है फुफ्फुसीय धमनी। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा फुफ्फुसीय धमनी यानी कि इंग्लिश में उसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। आप देखिए यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी लिखा है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन लिखे हैं, यानी कि फुफ्फुसीय शिरा और फुफ्फुसीय धमनी। तो इसमें कौन सा ब्लड होता है? तो ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीजन युक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, ऑक्सीकृत रुधिर, अनऑक्सीकृत रुधिर। तो कौन सा होता है इसमें? किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में। अब देखिए ये ब्लू कलर का दर्शाया गया है, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है वो रुधिर बह रहा है। किसमें? पल्मोनरी आर्टरी में। ये एक्सेप्शन होता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को कैरी करता है, और पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। क्लियर? ऑक्सीजनेटेड को। अदरवाइज आप देखेंगे आर्टरी जो है पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ओके, तो इसका आंसर यहाँ पे समझ में आ गया कि पुल्मोनरी आर्टरी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर को क्या करता है? कैरी करता है। रुधिर को होता है, फुफ्फुसीय धमनी में बहने वाले रुधिर होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। ओके, चलिए अब फिर तो ये तो समझ में आ गया, शॉर्ट में मैंने बता दिया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा मैं इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन करूंगा और क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रुधिर वाहिनियों में रुधिर नहीं जमता है। देखिए एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रुधिर वाहिनियों में जितने भी ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे ब्लड में, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, ये सभी रुधिर वाहिनियों वो रुधिर वाहिनियां हैं। तो इन सभी में ब्लड हमेशा फ्लो होते रहता है, तो वो जमता क्यों नहीं? जबकि ब्लड अगर बाहर निकलता है तो उसका थक्का बनना शुरू हो जाता है, क्लॉट करना शुरू हो जाता है, लेकिन क्या ब्लड के अंदर क्यों नहीं जमता? कुछ तो ऐसा केमिकल होगा जो उसको रोकता है। तो वो ऑप्शन आप सुनेंगे, ऑप्शन जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, श्वेत रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, हेपेरिन की उपस्थिति के कारण, प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण। तो इसका आंसर क्या होगा? हेपेरिन। हेपेरिन एक केमिकल है जो उसमें मौजूद होता है, उसके कारण जो है वो नहीं जमता है, ब्लड जो है वह वेसल्स के अंदर, रुधिर वाहिनियों के अंदर जो है वो नहीं जमता है। ओके, तो इसको याद रखना है। ऐसे इसका डिटेल जो वो क्लास 11th में अच्छे से पढ़ना है, 10th लेवल पे बस इसका आपको नाम जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लसिका तंत्र का निर्माण होता है। लसिका, लसिका केशिकाएं, लसिका वाहिनियां, इन सभी के द्वारा। तो लसिका यानी कि लिम्फ। अब देखिए लिम्फ आपको याद रखना है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। लिम्फ को देखिए, लिम्फ यानी कि लसिका, लिम्फ, लिम्फ भी बॉडी फ्लूइड ही होता है, शरीर का द्रव ही होता है ये। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे रेड कलर का ये कलरलेस होता है, यानी कि इसमें आरबीसी नहीं होता। आरबीसी को छोड़ करके इसमें बाकी सभी जो है वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में कह रहा है लसिका तंत्र का निर्माण होता है। लसिका ऑब्वियसली लिम्फ के द्वारा, लिम्फ एक होगा लिम्फ, आप देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम जो बना होता है, लिम्फ प्लस लसिका केशिकाएं, लिम्फ सेल जितने होते हैं इसमें, जिसमें डब्ल्यूबीसी भी होता है, इसमें लिम्फ सेल्स होते हैं, लिम्फेटिक सेल्स जितने भी होंगे इसमें, जिसमें डब्ल्यूबीसी आएगा, लसिका कोशिका, उसके बाद लसिका वाहिनियां, लिम्फ वेसल्स होंगे जिनके थ्रू ये फ्लो होता है,
लिम्फ वेसल्स, तो तीनों के द्वारा ये मिलकर के बना होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब का मापन होता है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम में तकरीबन अभी तक बहुत बार पूछ चुका है कि रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। तो सबको पता है, ऑप्शन सुन लें, स्टेथोस्कोप द्वारा, स्फाइग्मोमैनोमीटर के द्वारा, मैनोमीटर के द्वारा, इसमें से किसी के द्वारा नहीं। तो ये इजी क्वेश्चन भी है, हम लोग जानते हैं इसको, स्फाइग्मोमैनोमीटर के द्वारा जो है ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। आप देखेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, इसको आला हिंदी में बोलते हैं, आला आला लगा करके जो है वो पल्स रेट चेक किया जाता है। और स्फाइग्मोमैनोमीटर वो इस तरह का रबर का होता है, इसको पंप किया जाता है। और आला भी होता है जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। ओके, तो दोनों का यूज ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने में किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से धमनियों में रुधिर प्रवाहित होता है। चलिए अब इस डायग्राम में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय से धमनियों में रुधिर प्रवाहित होता है, यानी कि ब्लड का फ्लो जो है वो हार्ट से किसमें जाता है, धमनियों में, आर्टरी में जाता है। किसके कारण, किसके कारण? तो ऑप्शन सुनेंगे, आलिंद के संकुचन से, आलिंद के संकुचन से यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो आलिंद क्या कौन सा हो गया, ये लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, लेफ्ट आर्ट्रियम हो गया, यहाँ पे लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम हो गया। तो ये कहलाता है आलिंद, भी मैंने बताया हिंदी में आलिंद इसको बोलते हैं। तो किसके द्वारा कहा जाएगा, ऑटा यानी कि धमनियों में जाएगा। तो आलिंद के संकुचन से, आलिंद के फैलने से, अगर ये फैलेगा फैलेगा यानी कि रिलैक्स होगा, डायस्टोल होगा, तो ब्लड आएगा, पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आएगा। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये इसमें जाएगा। ओके, तो संकुचन एंड शीतलन, जिसको फैलना बोलते हैं, आलिंद के फैलने से। और ये रहा नीलय, यानी कि ये आपका वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल। अब देखिए इस डायग्राम को देखेंगे आप, तो इस वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ है ऑटा, जिसको महाशिरा बोलते हैं, इसको बोलते हैं धमनी, महाधमनी बोलते हैं इसको ऑटा को, यानी कि धमनी बोला जाता है, महाधमनी बोलते हैं इसको यहाँ पे। और यहाँ देखेंगे कि इससे ये क्या है, नीले है, और इस नीले से यानी कि वेंट्रिकल से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ओके, कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी कि सिस्टोल होगा, जब ये दबेगा, अपने आप को संकुचित करेगा, तो ब्लड जो है वो सीधा फ्लो होकर के ऊपर चला जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा नीले के संकुचन से, और चौथा ऑप्शन है नीले के फैलने से। तो आंसर क्या हो जाएगा, नीले के संकुचन से, इसके द्वारा, यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो हो जाएगा। और ये ऑटा यानी कि महाधमनी होते हुए ये शरीर के विभिन्न पार्ट में ये चला जाता है। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के रक्तदाब का मान होता है, यानी कि सिंपल क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। आई थिंक ये आप सभी लोगों को पता होगा कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। ऑप्शन सुनेंगे, 180/90, 160/70, 120/80, इनमें से कोई नहीं। ओके, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, ये काफी इजी है, कितनी बार आप लोग सुने हैं, 120/80 mmHg जो होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस पे ब्लड प्रेशर को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हिंदी में इंग्लिश में दोनों में मैं काफी इसके टर्म, जो भी टर्म आएंगे उसको मैं अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा इस पे, जो कि सिर्फ ब्लड प्रेशर पे ही होगा, किस तरह से हार्ट से ब्लड का फ्लो होता है, कितना प्रेशर होता है, ये सभी पे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दाएं आलिंद
नीले को विभाजित करने वाली पट्टिका में उपस्थित छिद्र पर मौजूद होते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दाएं आलिंद, तो दायां आलिंद कौन हो गया? ये राइट आर्ट्रियम, दायां आलिंद राइट आर्ट्रियम नीले को विभाजित करने वाली पट्टिका, तो ये और ये क्या है? नीले, यानी कि राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाली पट्टिका यानी कि सेप्टम के पास कौन सा मौजूद होगा? पट्टिका में उपस्थित छिद्र पर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे क्या मौजूद होगा? तो यहाँ पे होता है कपाट, वॉल्व मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? वॉल्व मौजूद होते हैं और ये कहलाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, त्रिवलनी कपाट कहा जाता है। द्विनली कपाट भी ऑप्शन में है, सिर्फ कपाट, कोई कपाट नहीं पाया तो पाया जाता है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व पाया जाता है यहाँ पे इस पोजीशन पे, जो कि बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। यहाँ अगर ब्लड मान लो आ गया यहाँ पे इस नीले में, अगर राइट नीले में या राइट लेफ्ट नीले यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, तो दोनों में बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए जो है यहाँ पे कपाट होते हैं, वॉल्व होते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। तो इसमें होता है ट्राइकस्पिड और इसमें होता है बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं। ओके, यहाँ दोनों की सेप्टम पे, यहाँ पे बाइकस्पिड याद रखेंगे और यहाँ पे ट्राइकस्पिड। इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं त्रिवलनी कपाट और इसको द्विवलनी कपाट बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा त्रिवलनी कपाट यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनी जाती है। अभी जस्ट मैं जिक्र कर रहा था कि स्टेथोस्कोप यानी कि आला, जिसको हिंदी में आला बोलते हैं, तो स्टेथोस्कोप की सहायता से सुनी जाती है हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट, धमनी स्पंदन आर्टरी बीट, शिराओं का स्पंदन वेन्स बीट, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल है, हार्ट बीट, यानी कि हम लोग हार्ट बीट जो है वह चेक करते हैं किससे? तो स्टेथोस्कोप से करते हैं हार्ट बीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्लांट से है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन, काफी सिंपल क्वेश्चन है। वाष्पोत्सर्जन यानी कि एक्सेस वाटर का जो होता है वो आउटसाइड द प्लांट बॉडी, बाहर निकलना, ज्यादा जो वाटर हो जाता है, जल हो जाता है, उसको वाष्प में परिवर्तित करके वो बाहर निकाल देता है। और ये क्रिया होती है पत्तियों में, यानी कि लीफ के ऊपर सरफेस पे होता है। ऑप्शन है आपका जड़, तना, पत्ता, फूल। तो किसमें होगा? सिंपल है, पत्ता में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर का रंग लाल होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन भी है। प्रीवियस क्लास यानी कि काफी दिनों से इसके बारे में आप लोग जानते हैं। रुधिर का रंग लाल होता है प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, श्वेत रुधिर कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, इनमें से किसी के द्वारा नहीं होता है। तो किसके द्वारा होगा? हीमोग्लोबिन, ऑब्वियसली। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है वह ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। रेड ब्लड सेल, यहां देखेंगे ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इजी भी है। रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनका लाइफ स्पैन होता है 90 दिनों के लिए, 125 दिनों के लिए, 125 दिनों के लिए, 100 दिनों के लिए, 120 दिनों के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? 120 दिनों के लिए लाइफ स्पैन होता है किसका? आरबीसी का। रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिनों के लिए होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जंतु का नाम बताएं जिसमें एक हड़ा परिसंचरण पाया जाता है। चलिए ये एक न्यू टर्म आया, एक हड़ा परिसंचरण, सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन, यानी कि दोहरा परिसंचरण क्या होता है? तो यहां पे मैं बता दूं आपको, सिंगल एंड डबल। एक सिंगल मतलब एक और इसका मतलब होता है दोहरा परिसंचरण।
परिसंचरण यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। इसमें ऑप्शन, पहले मैं ऑप्शन बता दूं, पक्षी, मनुष्य, मछली, इनमें से किसी में भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो सिंपल हो जाएगा, मछली। जितने भी फिशेस होते हैं उन सभी में एक हड़ा जो है एक हड़ा परिसंचरण पाया जाता है, यानी कि सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो जितने फिशेस होते हैं उनके जो हार्ट होते हैं वो बाई चैम्बर्ड होते हैं, यानी कि दो कोष्ठक में बटे होते हैं। ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे। हो सकता है क्वेश्चन चेंज कर दे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मछलियों में कितने कोष्ठक वाले हृदय पाए जाते हैं, हार्ट पाए जाते हैं, तो दो। इसलिए उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। एक बार ब्लड जो है वो ऑरिकल यानी कि आर्ट्रियम से, आलिंद से निकला और वेंट्रिकल में जाता है, बस। उसके अलावा उसमें कोई मूवमेंट, दोबारा सर्कुलेशन नहीं होता। इसके अलावा जितने भी हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, हम लोगों में, बर्ड्स में, उनको काफी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिले हुए ब्लड एंड ऑक्सीजन से मिले हुए ब्लड को एक साथ टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो इनके लिए 4 कोष्ठक का निर्माण होता है। इसलिए ह्यूमन बींग में अगर पूछा जाएगा तो दोहरा परिसंचरण जो होता है वह रक्त का होता है। 2 बार हार्ट में ब्लड आते हैं। कैसे? तो देखेंगे, एक बार लंग्स में, जैसे कि ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स जो है, तो पल्मोनरी वेन आर्टरी, तो पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा है? तो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, जो कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। और फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर के दोबारा आता है हार्ट में। एक बार फिर 2 बार आया, एक बार ब्लड इसमें आया यानी कि हार्ट में पहले, और यहां से फिर लंग्स में गया, फिर लंग्स से हार्ट में आया। इसको दोहरा परिसंचरण बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन अगर आएगा, दोहरा परिसंचरण आ जाए या एक खड़ा परिसंचरण आ जाए, सिंगल सर्कुलेशन आ जाए या डबल सर्कुलेशन आ जाए, तो दोनों आप आंसर इसका बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स के कार्य हैं। प्लेटलेट्स काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी में। जैसा कि आपको पता है, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स के कार्य हैं, रुधिर को थक्का बनाने से रोकना, रुधिर के बहने पर थक्का बनाना, रुधिर को बहने से रोकना, रुधिर में नहीं पाए जाते हैं। तो क्या होगा? तो प्लेटलेट्स का क्या काम है? रुधिर के बहने पर थक्का बनाना, यानी कि जब कहीं कट जाता है, छोटा सा कट लग जाए, ब्लड निकलने लगे, वहां से ब्लीडिंग होने लगे, तो वहां पे क्या होता है कि प्लेटलेट्स आकर के उसके थक्का बनाने में हेल्प करता है वहां पे। ओके, तो ब्लड का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कक्षों की संख्या होती है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कितने होते हैं, 4। ये तो आंसर आप लोग को पता ही होगा। 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन में 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 रहेगा। तो कितने कोष्ठक होंगे? 4 कोष्ठक जो होते हैं ह्यूमन हार्ट में पाए जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से पेसमेकर किसे कहते हैं? अब देखिए, ये क्वेश्चन अगर आता है, ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी है, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपको याद रखना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पेसमेकर किसे कहते हैं? पेसमेकर का नाम किसको दिया गया है? ऑप्शन रहेगा एसए नोड, एवी नोड, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे मैं बता दूं, ये थोड़ा सा 10th में दिया भी है, 10th क्लास में पढ़ना है, बट साइड बुक में मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है। ऐसे नोड साइनो आर्ट्रियल नोड कहते हैं, जो कि मौजूद होता है यहाँ पे। मैंने बताया कि हार्ट का, मैं जब कंप्लीट एक डायग्राम को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये पूरे अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा सा आप समझ लें कि ऐसे नोड को ही बोलते हैं पेसमेकर, जो राइट आर्ट्रियम होता है, इसके इस पोजीशन पे पाया जाता है। ओके, ऐसे नोड, और ये पेसमेकर कहलाता है। इससे जो है वह इम्पल्स जनरेट होता है और पूरे हार्ट को ये चलाता है। ऐसे सिंपल समझ लें कि पूरे हार्ट को चलाता है। तो ऐसे नोड को, एस ए नोड याद रखेंगे, ऐसे नोड को जो है वो पेसमेकर के नाम से
जाना जाता है। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संकुचन के दौरान यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? अभी मैं बताया कि जब संकुचन होगा, संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल करेगा, ये सिस्टोल करेगा, ओके, ये सिस्टोल करेगा, इसमें से ब्लड उसमें जाता है, ऑटा में जाता है, या इससे ब्लड इसमें आता है, तो क्या बैकवर्ड फ्लो को रोकता कौन है? वॉल्व। तो जितने भी हार्ट में वॉल्व्स होते हैं, अभी मैंने बताया ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, और इसमें जो होते हैं वो सेमी लूनर वॉल्व होते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के वॉल्व होते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। तो ऑप्शन में रहेगा हृदय के भीतर स्थित कपाट वॉल्व, नीलों के मोटी पेशीय वित्तियां, आलिंदों की पतली वित्तियां, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा, जितने भी वॉल्व्स होते हैं हार्ट में, उन सभी वॉल्व्स जो है मिलकर के ये रोकते हैं बैकवर्ड फ्लो को, रोकते हैं, रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोक देते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे कहते हैं, रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन है प्लाज्मा, कोशिका, प्लाज्मा या कोशिका, या इनमें से कोई नहीं। क्या आ जाएगा आंसर? प्लाज्मा। ओके, तो प्लाज्मा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। मनुष्यों में हीमोग्लोबिन की मात्रा का समान परिसर क्या होता है? यानी कि हीमोग्लोबिन काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कारण ब्लड जो है रेड कलर का दिखाई भी देता है। तो हीमोग्लोबिन का जब आप देखोगे, कभी कभी क्या, अक्सर जब ब्लड टेस्ट होता है तो हीमोग्लोबिन काउंट को चेक किया जाता है कि क्या हीमोग्लोबिन काउंट कम है, ज्यादा है। तो उसमें आप टेस्ट रिपोर्ट जब आप देखोगे, टेस्ट रिपोर्ट देखोगे, तो एचबी हीमोग्लोबिन उसके सामने लिखा जाता है, रेंज लिखा जाता है, इतना से इतना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? ऑप्शन है 10 से 12 ग्राम पर 100 ml, 16 से 18 ग्राम पर 100 ml, 20 से 22 ग्राम पर 100 ml, 14 से 16 ग्राम पर 100 ml। ओके, जिनको जिनको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 से 16 ग्राम पर 100 ml जो होता है वह एवरेज माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ओके, ये वैरी करेगा मेल में एंड फीमेल में थोड़ा कम होगा, और मेल में कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो इसका परसेंटेज है या जो वो थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन 14 से 16 ग्राम के बीच में जो है वो स्टैंडर्ड माना जाता है कि इसके बीच में हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए पर 100 ml या पर डेसीलीटर। ओके, तो ये आपके टोटल 30 क्वेश्चंस इस चैप्टर के मैं आप लोगों को डिस्कस करा चुका हूं। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के सामने मैं बता चुका हूं, और इसको अच्छे से आप देखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, और आने वाले जो भी अभी जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, मैं पूरे चैप्टर का, यानी कि एक बार में कंप्लीट पूरे चैप्टर का कुछ क्वेश्चन मिक्स करके लाऊंगा, जो कि प्रैक्टिस सेट के तौर पे होगा, उसको भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा जो नेक्स्ट चैप्टर है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। ओके, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।